फर्स्ट। ओके, बाकी नहीं आ रहे हैं? सर सौरभ को अंदर ले लीजिए। मैंने सबको ले लिया आई थिंक, बाकी नहीं आ रहे हैं। चलो जब आएंगे वो तब देखा जाएगा। चलो, अपनों ने यहाँ तक कर्ल देख लिया था कल है ना, कर्ल देखा था ना, बोलो। यस सर। या तो अपनों ने एक क्वेश्चन भी किया था ये वाला, याद है? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है पूरे क्वेश्चन में? क्यों, किसी को डाउट है क्या? एनीवन? नहीं सर। या तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ल किसी फील्ड का कैसे लेते हैं, इन सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। याद है ना, वो याद रखना है आपको मैट्रिक्स। जैसे ही डिटरमिनेंट याद रहेगा तो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, इसका कर्ल, है ना। कर्ल कैलकुलेट कर लिया तो कुछ नहीं करना है, सरफेस इंटीग्रल लेना है, सरफेस इंटीग्रल करके उसका सर्कुलेशन कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। नाउ चलो अब देखते हैं स्केलर फील्ड का लाप्लाशियन कैसा रहता है। तो लाप्लाशियन ऑफ स्केलर, स्केलर फील्ड भी बोल सकते हैं, स्केलर वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, और स्केलर फंक्शन भी बोल सकते हैं ना। तो अपन लाप्लाशियन देखते हैं क्या होता है भैया ये। लेट मी विन समवन। जब अपन डाइवर्जेंस या दिख रहा है ना, लाप्लाशियन रिप्रेजेंट किया है इन्होंने वी से, सबको दिख रहा है लाप्लाशियन ऑफ वी, जैसे जी सर। या यस सर। या जैसे डाइवर्जेंस ऑफ वी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ वी बोलते हैं, कर्ल ऑफ वी बोलते हैं, इसी प्रकार से लाप्लाशियन ऑफ वी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या कैसे दिया जाता है, उसका डाइवर्जेंस लेते हैं, किसका? ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लेते हैं। ये क्या है, डेल वी क्या है, सब बताओ क्या है ग्रेडियंट, ये क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो। डेल वी क्या है? सर डेल वी। या डेल वी क्या है, ये डेल वी क्या है, जल्दी बोलो। डाइवर्जेंस। नहीं यार, डेल वी बोल रहा हूँ, केवल डेल वी, नॉट पूरा नहीं बोल रहा हूँ, केवल डेल वेक्टर। वी। ये क्या क्वांटिटी दिख रही है, वी अगर स्केलर है तो, और इसके आगे डेल ऑपरेटर लगा दिया तो। वेक्टर। अरे हाँ, ये वेक्टर जरूर है, पर बताओ इसे क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। अरे ग्रेडियंट ऑफ वी, नहीं आ रहा याद? ओके, किसी को याद नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है ना। नहीं सर पढ़ते हैं, ऐसे मत बोलो सर। अब तो याद होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं डेल वी को, मुझे फिर पीछे जाना पड़ रहा है। सर स्केलर पोटेंशियल ऑफ ए। अरे वो तो मुझे पता है, स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट लिखा हुआ है ना, कैसे निकालते ग्रेडियंट, डेल वी करके। डेल वी का फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल। तो ये बोल रहा हूँ कि डेल वी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। या चल, अब क्या कहते हैं, लाप्लाशियन किसे बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट को लाप्लाशियन बोलते हैं, बोलो। अरे बोलो। हाँ सर। या किसको बोलते यस हैं, सर। किसको बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कैसे पढ़ोगे इसको, डॉट को, जैसे डेल के बाद डॉट आया तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। और डाइवर्जेंस के बाद Yes, क्या है, sir. ग्रेडियंट है, तो क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो आपको आना चाहिए। अब जैसे डेल और डेल का डॉट प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे ये दिख रहा है ना सबको, एक्सपांड करोगे डेल को, इसको भी एक्सपांड किया, ये डाइवर्जेंस को सॉरी ग्रेडियंट को एक्सपांड किया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा, डी वर्ग वी बाय डी एक्स स्क्वायर, एक एपेक्स डॉट एक एपेक्स बिकम 1, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, क्या बनेगा, ये डी वर्ग वी बाय डी वाई स्क्वायर, और फिर डी वर्ग जेड बाय सॉरी डी वर्ग वी बाय डी जेड स्क्वायर। तो इसे क्या बोलते हैं, बोलो, ग्रेडियंट, सॉरी लाप्लाशियन ऑफ स्केलर फील्ड, लाप्लाशियन ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड। या तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल स्क्वायर वी से। क्लियर है? इसे डेल स्क्वायर जहां पे भी देखो तो इसका मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर का Yes, sir. मतलब, डेल स्क्वायर वी का मतलब क्या होगा, लैप्लासियन ऑफ स्केलर फंक्शन। या स्केलर फंक्शन। क्लियर है सबको? हाँ जी यस सर। सर। या इसी प्रकार से लाप्लाशियन ऑफ वेक्टर फंक्शन का भी होता है। ये कौन हंस रहा है, बोलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? पीयूष मिश्रा? पता नहीं सर कौन है। ओके चलो, तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना आना चाहिए। जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है,
इसी प्रकार से आप इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों Yes, sir. पता होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये याद कर लेना, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो याद होना चाहिए। ओके, चलो मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपने हार्मोनिक फील्ड के बारे में सुना है किसी ने? सर वो तो 12th में सुना था। हार्मोनिक फील्ड 12th में भी सुना होगा आपने, और उसमें भी सुना होगा, क्या नाम आपका, फूरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ा है? फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर हाँ सीरीज सर। या सिग्नल सिस्टम, और एज वेल एज मैथमेटिक्स सर। में भी है यस सर। कैलकुलस, वहां पे भी हार्मोनिक फील्ड आती है। हार्मोनिक फील्ड में क्या रहता है, ये जो टर्म दिख रही है ना, ये बस डी वर्ग वी बाय डी एक्स स्क्वायर, डी वर्ग वी बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी वर्ग वी बाय डी जेड स्क्वायर बिकम अगर जीरो हो जाता है तो वो हार्मोनिक फील्ड कहलाती है। यानी अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव, इट बिकम जीरो, देन इट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर वाई में है तो वाई का भी जीरो हो जाएगा, और जेड का है तो जेड में भी जीरो हो जाएगा। और अगर तीनों में प्रेजेंट है तब भी वो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो है तो वो हार्मोनिक फील्ड है। क्लियर है? यस सर। या चलो, अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, ये डेल क्रॉस ए कैसे लिखते हैं, इसको उधर ले जाओ, ये वाली क्वांटिटी को तो किधर ले जाओ और इसको इधर लेकर आओ। तो मैंने एक वेक्टर आइडेंटिटी बताई थी आपको सबको, डेल क्रॉस हाँ ए, सर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन्होंने इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसे क्या बोलेंगे, ए क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी, पता है सबको? हाँ सर। तो इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को। यहाँ पे लाप्लासियन ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालोगे, ऐसे ए। निकालना है, यूज। ठीक है, ठीक है सर। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो ओके आप सर। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कंपोनेंट में, एक एपेक्स दिख रहा है सबको, हाँ सर। ये अपन वेव गाइड यस में, सर। ये अपन वेव गाइड में यूज करेंगे, इसलिए याद रखना। एक एपेक्स कंपोनेंट में उसको तोड़ दिया और उसके बाद डी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, स्केलर लाप्लासियन का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ठीक है सर। या वेक्टर लाप्लासियन। और यू कैन आल्सो डू सम न्यूमेरिकल अबाउट इट। कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है, v की वैल्यू को 2 बार डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, और ऐड कर देना है तीनों को, तो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा स्केलर लाप्लासियन। ठीक है, ये तीनों ठीक सिलेंड्रिकल है सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो कर सकते हो। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर फील्ड अभी तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाइवर्जेंस सर। ऑफ कर्ल कितना होता है? सर 0। ओके, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट? 0 ही होता है सर वो। यस, बोथ आर जीरो। अब अगर यहाँ पे किसी का डाइवर्जेंस जीरो है, अच्छा डाइवर्जेंस किस चीज का जीरो रहता है, फील्ड का, कौन सी फील्ड का, जिसमें कौन सी लाइन हो, बोलो। सर के वो पैरेलल। यस, पैरेलल लाइंस का। और कर्ल किसका जीरो होता है, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। परपेंड। अरे कर्ल अगर लाइंस एंटी सिलेंड्रिकल क्लॉकवाइज, सर। अरे वो भी पैरेलल लाइन ही होगी ना जिसका कर्ल जीरो होगा, अच्छा, क्योंकि yes मूव तो sir, कर ही yes नहीं रही sir. ना। तो हाँ सर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी तुम आप इस चीज को देखना कि डाइवर्जेंस जीरो दिया है, कर्ल जीरो दिया है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोलो, पैरेलल लाइंस को। अरे हाँ या हाँ नहीं? सर। यस। ओके, सेकंड वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बोलो। सर ये कोई भी नॉर्मल बिना जो पैरेलल नहीं होगी उसको, या फिर जो Yes. एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। नहीं, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते, क्यों? क्योंकि किसका कर्ल जीरो है, दिख रहा है सबको। हाँ सर। कर्ल जीरो मतलब कि ये घूमेगी तो नहीं, बची क्या, पॉइंट चार्ज। किसी ने देखा है पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, हाँ सर। सोर्स, तो वो सोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दिख रही है सबको ये लाइन, क्योंकि डाइवर्जेंस पॉइंट क्यू का पॉइंट पी पे जीरो नहीं होता। ये देखो, ये दिख रहा है सबको, बी वाला ग्राफ, ये बी रिप्रेजेंट कर रहा हाँ है, जी सर। ए वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। अभी वेरीफाई भी कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, किसी का डाइवर्जेंस जीरो है और कर्ल जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, बोलो। अरे जल्दी बोलो, पैरेलल लाइन से डाइवर्जेंस का मतलब है कि नहीं है? हाँ सर। और कर्ल का मतलब क्या है, घुमावदार है, तो उन पैरेलल लाइन को क्या बना लो, घुमावदार। दिख रहा है सबको यहाँ पे सी डायग्राम, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बस क्या किया, घुमा हाँ, दिया। तो क्या हो गया, इसका डाइवर्जेंस जीरो है और कर्ल नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है?
हाँ सर। Yes, sir. लास्ट वाली फील्ड कौन सी है, कौन बताएगा? सबको दिख रहा है यहाँ पे ना, इसमें क्या रहेगा, उसमें पॉइंट चार्ज रहेगा, पॉइंट चार्ज रहेगा तो उसके साथ अराउंड सर्कुलेशन भी होगा और साथ में फील्ड निकल भी रही होगी और पैरेलल लाइंस कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिख रही है सबको ये लाइंस, डी वाला ग्राफ? जी सर। दैट्स व्हाई वी कैन से डाइवर्जेंस और कर्ल बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। अरे समझ में आया? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। अब कभी भी मैं पूछूं तो आप बता दोगे कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है? बोलो, अरे बोलो, हेलो, सब चले गए क्या? आवाज नहीं आ रही है नहीं क्या? sir. या आ रही है sir. ओके ओके चलो ठीक है। अच्छी बात है। नाउ 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 अच्छा, जब अगर ऐसी फील्ड रहती है ना डी, इसका मतलब ये टाइम वेरिंग फील्ड है। ओके, ये टाइम वेरिंग फील्ड है। ये कौन सी फील्ड है? स्टैटिक फील्ड है। ये भी स्टैटिक फील्ड है। ये टाइम वेरिंग फील्ड है। ठीक है, टाइम वेरिंग फील्ड मैं बताऊंगा कैसे टाइम वेरिंग फील्ड है। और ये टाइम वेरिंग फील्ड है, बहुत आर टाइम वेरिंग फील्ड है। और ये क्या है? Static field. स्टैटिक फील्ड। और ये टाइम वेरिंग फील्ड। क्लियर है सबको? A vector field A is said to be solenoidal if the divergence less, मतलब डाइवर्जेंस 0 हो। अब मैं बता दूं आपको, सोलोनॉइडल अगर मैंने बोला तो सोलोनॉइडल में क्या रहता है? सोलोनॉइड देखा है सबने, किसी ने सर फिगर नहीं पता सोलेनॉइड की। नाम सुना है? हाँ सर। अरे Yes, कुछ sir. नहीं रहता है, एक फेराइट कोर रहती है, उसके ऊपर तार लपेट देते हैं इंडक्टेंस बनाने के लिए, उसे सोलोनॉइड बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा हाँ सर, ध्यान आ गया। या तो सोलोनॉइड में जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वो चुंबक बन जाती है जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं, पता है सबको? हाँ सर। हाँ, तो जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं तो चुंबक बन जाती है, चुंबक बनती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो ये जैसे अगर फेराइट कोर ऐसी है, इस पे लाइंस इस प्रकार से, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से निकलेगी। सबको दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल हो जाएगी, राउंड राउंड हाँ शेप। सर। ठीक है, तो वहां पे क्या, हर एक फील्ड इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। दिख रहा है सबको? अराउंड फेराइट हाँ सर। कोर। Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस है, दिख रही है सबको? अरे दिख रही है? हाँ सर। तो ये पैरेलल लाइंस का डाइवर्जेंस कितना होता है? बोलो। सर पैरेलल सर 0 होता है। That's why it is Zero. said to be divergenceless और solenoidal because, समझ में आ गया क्यों बोला ऐसा? हाँ Yes, सर। sir. यस अच्छा ओके। अब तो कहीं डाउट तो नहीं होगा ना, मैंने सोलोनॉइडल बोल दिया तो क्या बोलोगे? डाइवर्जेंसलेस या फिर डाइवर्जेंस 0 है Yes, sir. उसका। ओके, अब एक और होती है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड किसे बोलते हैं? जिसका कर्ल 0 हो। क्या हो? कर्ल 0 हो, कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर है? ठीक है सर। या याद रखना, या इररोटेशनल। देखो यहाँ पे अगर कर्ल 0 हो गया तो क्या बोलेंगे उसको आप? यहाँ पे कर्ल 0 है ना इन दोनों फील्ड का, बोलो ए और बी। हाँ सर। Yes, sir. तो आप यहाँ पे क्या घुमावदार है नहीं, तो ये रोटेशनल है कि इररोटेशनल है? सर रोटेट। Irrotational है sir. इररोटेशनल है ना, तो इररोटेशनल को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओके सर। a vector field A is said to be rotational or potential if del cross A equal to 0। क्लियर है? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो, आपको फील्ड समझ में आ गई है। इंपॉर्टेंट यही था कि आपको फील्ड पहचानना आना चाहिए। क्या बोलोगे इसको? डाइवर्जेंस लेस। ये भी ये इसमें डाइवर्जेंस है ना? क्या है इसमें? डाइवर्जेंस है। और इसको, इसमें कर्व है मतलब कर्ल है, और इसमें दोनों ही प्रेजेंट है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो इसमें से बताओ कि Yes, sir. आप सोलोनॉइडल फील्ड कौन सी होगी? जल्दी बोलो। Sir, C. सी तो है, ए नहीं है। अरे सोलोनॉइडल फील्ड जिसका डाइवर्जेंस 0 है, ए और सी दोनों का तो डाइवर्जेंस 0 है ना, पैरेलल लाइन से। दिख रहा है Yes, सबको? sir. Yes, sir. तो बोलो ना यार। ठीक है, और इररोटेशनल फील्ड कौन सी है इन दोनों में? बोलो सर बी वाली। बी वाली तो मुझे दिख रही है, ए वाली नहीं है क्या? सबको ए नजर नहीं आता है? ये भी है सर। यस, तो बोलो ना दोनों है, इररोटेशनल है दोनों, ये रोटेशनल है दोनों, इसलिए इसका कर्ल 0 नहीं है, इन दोनों का कर्ल 0 है। और इसका डाइवर्जेंस 0 है। ध्यान रखना, ये दोनों फील्ड सोलोनॉइडल है, ए और सी। और इररोटेशनल कौन सी है? ए और बी। क्लियर है? तो आपको जब भी Yes, कोई sir. Yes, sir. ऐसी वेक्टर फील्ड दे दी जाएगी, समझना ध्यान से मेरी बात है ना,
क्या ऐसी फील्ड दे दी जाएगी? अभी अपनों ने क्वेश्चन किया था ना न्यूमेरिकल समथिंग, कहाँ गया वो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ऐसी आपको एक वेक्टर फील्ड दे दी जाएगी कौन से भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको वो बोलेगा कि बताओ इसका ये क्या डाइवर्जेंस लेस है या सोलोनॉइडल है। तो आपको कैसे बताना है इसको? कुछ नहीं करना है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेना। अगर डाइवर्जेंस 0 आ गया इस फील्ड का तो आप क्या बोलोगे? डाइवर्जेंस लेस या सोलोनॉइडल। अरे क्लियर है? यस सर। इसी प्रकार Yes, से sir. अगर किसी ने बोल दिया कि फील्ड बताओ, ये फील्ड दी है आपको, तो आप ये फील्ड इरोटेशनल है या रोटेशनल है या कंजर्वेटिव है, तो आप कैसे पता करोगे? कुछ नहीं, कर्ल कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैट्रिक्स के थ्रू, जैसे इसमें किया था। ये अगर 0 आ गया, ये अगर 0 आ गया तो क्या होगी? डाइवर्जेंस सॉरी बोलो, इरोटेशनल या रोटेशनल? सर रोटेशनल। यस, क्योंकि 0 है। क्लियर है? अभी यहाँ पे यस देखो, सर। यहाँ पे इसका जब इन्होंने कर्ल कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या कुछ फंक्शन आ गया था? दिख रहा है ये सबको क्या 0 है क्या? नहीं ना? नहीं सर। तो ये कौन सी फील्ड हुई बोलो? सर रोटेशनल। यस, Rotational. रोटेशनल फील्ड। क्लियर है सबको? हाँ Yes, सर। sir. मैं बस ये जानना चाह रहा था। चलो मैंने समझा दिया जो मुझे समझाना था आपको। नाउ वी मूव फॉर, ये सबको पता है ना थ्योरम कौन सी है? बोलो जल्दी, कौन सी थ्योरम है? अरे बोलो। ये है सर स्टोक्स। स्टोक थ्योरम होती तो वॉल्यूम इंटीग्रल रहता है क्या स्टोक थ्योरम? Divergence theorem. अच्छा नहीं सर। लिखा भी हुआ है डाइवर्जेंस थ्योरम, तुम देखते सर नहीं हो? डाइवर्जेंस sir. थ्योरम है। या क्योंकि इसमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताओ? बोलो, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस फील्ड का? फ्लक्स। फ्लक्स कितना है उस फील्ड का जहां पे 0 है? जब 0. दोनों सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल 0 हो जाते हैं, वो फील्ड क्या रहती है? जल्दी बताओ। अरे उसमें फ्लक्स ही नहीं है, साई। यहाँ पे साई से डिनोट करते थे ना, ए डॉट डी इज बराबर साई। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया था सिलेंड्रिकल सरफेस, कुछ याद आ रहा है? या साई लिखा था? अरे यार भूल गए क्या? हाँ या ना? हेलो, आर यू देयर? फ्लक्स 0 है। यस, फ्लक्स 0 है। कैलकुलेट किया था? 0। कहाँ किया था? हाँ सर। हाँ सर हूँ। यस यस या- यस, यू आर देयर। देखो ये दिख रहा है, ये क्या हाँ है? ये सर जी डॉट मेरी डी आवाज एस। कट रही है, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा मेरे में। कोई बात नहीं, बाकी तो बोल सकते हैं ना, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर अभी आ रही है आवाज? यस यस, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है? ये फ्लक्स शो करता है। यहाँ डाइवर्जेंस थ्योरम भी बताई है उसने पूरी। ये जी डॉट डी एस और ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा देंगे इसके आगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल भी बन जाएगा, तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम बन जाएगी। याद रखना, डाइवर्जेंस थ्योरम गिव क्या देती है? फ्लक्स देती है। फ्लक्स। और स्टोक्स थ्योरम क्या देती है? सर्कुलेशन देती है। अरे दोनों चीजें क्लियर है, मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिए दोनों पे, अब तो तुम्हें आना भी चाहिए। यस सर। या तो याद रखना है ना। बाकी ये सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पे बोलो, अब ये बताओ मुझे कि अगर ये 0 है तो क्या इंटीग्रेशन का कोई महत्व रहेगा? तो डी डॉट डेल डॉट ए भी 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। हाँ यस सर। अगर ये 0 है तो डेल डॉट ए 0 है। फील्ड हमेशा ध्यान रखना, फील्ड 0 नहीं हो सकती, फील्ड 0 नहीं हो सकती, लेकिन डाइवर्जेंस 0 हो सकता है। बताऊंगा कैसे। या देखो यहाँ पे इन्होंने इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मेंशन किया है, डेल डॉट ए इक्वल टू 0, यानी कि डाइवर्जेंस लेस है वो सोलोनॉइडल फील्ड है जिसका फ्लक्स 0 हो जाए। और हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स 0 होता है, टोटल फ्लक्स। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल फ्लक्स 0 नहीं रहता है। इट इज दैट्स व्हाई डेल क्रॉस ई इक्वल टू मैक्सवेल इक्वेशन में माइनस डेल बी बाय डेल टी होता है। पता है किसी को? डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, जहां पे बी इक्वल Yes, टू sir. मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और बी बिकम व्हाट? फ्लक्स से रिलेटेड रहता है। पता है? बी डॉट डी एस इक्वल टू Yes, साई sir. होता है, बी डॉट डी एस इक्वल टू साई होता है, साई मैग्नेटिक फ्लक्स से। ठीक है? तो वहां पे वो हमेशा सोलोनोइडल रहता है, सोनोलॉइडल मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, क्योंकि उसमें क्या लूप्स बनती है, तो ना कोई सिंक है ना सोर्स है। जहां तक सिंक और सोर्स डिफाइन नहीं रहता है तो उस फील्ड का फ्लक्स हमेशा 0 रहता है।
अब जैसे आप प्लस क्यू चार्ज लिया और माइनस क्यू चार्ज लिया तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वहां पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी रहती है किसी भी सरफेस के थ्रू आप वहां पे मेंशन करोगे तो वहां पे क्या है, आपका सोर्स भी है और सिंक भी है, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, क्योंकि लूप बनती है, यहाँ पे लूप नहीं बनती है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज रख दिया तो यहाँ से फील्ड चालू हुई और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, तो क्या लूप बनी क्या, बोलो। नहीं सर। और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रहता है, मैग्नेटिक एक चुंबक चुंबक रखिए, ये चुंबक रख दिया यहाँ पे एनएस, तो यहाँ पे क्या होगा, एन से स्टार्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड और एस पे खत्म होगी, एस पे खत्म नहीं होगी, वापस से एस टू एन जाएगी इनसाइड दी लूप चुंबक। बन जाएगा। तो वो चुंबक क्या करती है, एक सर्कुलर लूप बनाती है, वो लूप में रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, लूप में रहती है, तो ना कोई सोर्स है ना कोई सिंक है, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल कितना होता है, 0। इसलिए मैग्नेटिक ठीक है फ्लक्स सर। को सोलोनोइडल भी बोलते हैं या डाइवर्जेंस लेस, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ओके ठीक है चलो सर। आगे डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें अपन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बेसिक है तो कोई इशू नहीं। तो आपको पता चल रहा है ना, यहाँ से डेल डॉट ए इक्वल टू 0 है, दिख रहा है डायरेक्ट, क्योंकि उसका हाँ इंटीग्रल सर। दोनों ही 0, इसलिए डेल डॉट ए इक्वल टू 0। इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस लेस और सोलोनोइडल। अब यहाँ पे ए क्या है, ए इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, कुछ भी हो सकता है एक, क्योंकि ये फील्ड है तो फील्ड को कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डेल क्रॉस एफ भी क्या देगा, आपको कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके तो अब देखो रोटेशनल फील्ड के लिए क्या रहता है, स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं, फॉर्म दैट इज अ कर्ल फ्री वेक्टर इज इररोटेशनल। क्या बोलेंगे उसे, कर्ल फ्री, यानी कि कर्ल फ्री यानी कर्ल उसका 0 है, इसलिए कर्ल फ्री है। समझ में आ रहा है, इस वेक्टर इज हाँ सर। इररोटेशनल फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम। ध्यान रखना, अगर ये 0 है तो क्या होगा, डेल क्रॉस ए बिकम 0, फील्ड कभी 0 0 नहीं होगी, डेल क्रॉस ए उसका कर्ल 0 हो सकता है। क्लियर है। और यस सर। कर्ल कब 0 होगा, जब वो डेल ए के बराबर होगा, क्योंकि अपन जानते हैं क्यों, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फील्ड बिकम 0। सबको पता है, बोलो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फील्ड कितना होता है, हाँ सर। 0। तो यहाँ पे ए क्या होना 0 चाहिए, अगर ये 0 है तो यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, अगर ये 0 है तो जल्दी बोलो, ए क्या रहना चाहिए, बोलो। पैरेलल। अरे नहीं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ना, ए बराबर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड रहेगा तभी तो ये 0 होगा, दिख रहा है सबको, माइनस साइन। हाँ सर। ए क्या है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड वी, ये पुट करोगे तो अपन जानते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 0 होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम 0। अरे क्लियर है दोनों को, सबको, यस सर। ओके ओके। अच्छा यहाँ का सर्कुलेशन कितना है, अब मुझे एक बात बताओ, सर्कुलेशन कितना होगा किसी ग्रेडियंट फील्ड का, जल्दी बोलो। ग्रेडियंट फील्ड का सर। हाँ जल्दी बताओ, सर्कुलेशन ऑफ ए ग्रेडियंट फील्ड कितना होगा। अरे 0 यार, ये देखो 0 होगा। क्यों, ये डेल क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलेशन, कर्ल, सर्कुलेशन इक्विवेलेंट टू कर्ल, और ये क्या है, डेल वी, ग्रेडियंट। तो सर्कुलेशन ऑफ ए ग्रेडियंट फील्ड ऑलवेज 0, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर्कुलेशन ऑफ ग्रेडियंट फील्ड इज 0 और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फील्ड इज 0। ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जब पढ़ेंगे अपन तब, ठीक है। ठीक है सर। या ओके बाकी सारी चीजें तो आपको मैं नेक्स्ट, ये अपना खत्म हो चुका है पूरा वेक्टर कैलकुलस, क्लियर है। तो ये सारा ओवरव्यू है, आप डायरेक्ट रिफर कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समरी है पूरे चैप्टर की, तो ये है पूरे सर ये चैप्टर। हमारी सेकंड यूनिट खत्म हुई है ना। यस नहीं, अभी फर्स्ट यूनिट भी खत्म नहीं हुई, सेकंड यूनिट क्या बात कर रहे हो, अभी फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट खत्म हुआ है वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, जिसमें नहीं सर सेकंड यूनिट पूरी वेक्टर के ऊपर ही थी ना। हाँ एक्चुअली वेक्टर कैलकुलस है और उसमें मैक्सवेल इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और इसकी, तो अपनों को डिस्कस करना है, तो बस मैं वही जा रहा हूँ सेकंड यूनिट पे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अगर सर आप, आपने वो देख लिया था, वो भेजा था जो मैंने। हाँ मैंने देख लिया, पर वो एक्चुअली माइक्रोवेव टेक्निक्स का है आई थिंक,
हाँ वो मैम से ना भी एक बार बात कर लेना, सुबह मैम की क्लास थी, मैम कुछ बता रही थी हमें कि आपको हाँ बात, मैं मतलब आप बात एक बार बात कर लेना। मैं बात कर लूंगा, मुझे भी अभी टाइम मिला है तो मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, सबके रिजल्ट्स जो जो भी आए हैं ना वो सारे मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको इसको पढ़ लेना है सही प्रकार से, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ये वेक्टर कैलकुलस का बेसिक है, पता है क्या है, बेसिक है, जो पूरे बेसिक। आगे सब्सिक्वेंटली चैप्टर जितने भी आएंगे ना उसमें अपन यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन आप कर लेना न्यूमेरिकल से थोड़े से, आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है, सारे क्वेश्चन है ठीक है एक्चुअली सर। मैंने कर रखे हैं सारे क्वेश्चन, तो आपको किसी में भी डाउट है तो मुझे पूछना, मैं सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे ठीक क्वेश्चन है दिए सर। हैं ना, तो आप कर सकते हो चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए, बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो आपकी इच्छा। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम हो रहा है, चलो अच्छी बात है, आधा घंटा है अपने पास। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अच्छा इसको स्टैटिक क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी बताओ सर कोई। क्योंकि ये चलता हिलता रहता है, मतलब एक से एक जगह पे नहीं रहता। अरे नहीं, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अरे स्टैटिक का मतलब क्या होता है, सर मूव नहीं करता। यस मूव नहीं करता है ना, मैं यही चाह रहा था कि आप ये बोलो कि मूव नहीं करता। इसका मतलब क्या, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया है ना, तो उससे क्या निकलेगी, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो यहाँ पे ये फील्ड जो बनाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कौन सी होगी, स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक इसलिए फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। या ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैक्सवेल इक्वेशन में क्या भाग है, किसी को पता है, कोई बताओ। नहीं सर। अरे यार पूरी मैक्सवेल इक्वेशन अपनों ने ओवरव्यू देखा था, तब वहां पे क्या लिखा था, डेल क्रॉस ई डेल डॉट डी, वहां पे ई क्या रिप्रेजेंट करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कम टू द पिक्चर, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन आर नथिंग, वी कैन नॉट ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशन विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, और व्हेन टाइम कम टू द पिक्चर इट बिकम वेव, it become wave, your electromagnetic wave, because time is varying। ठीक है, तो अपन पहले स्टैटिक फील्ड यस पढ़ते सर। हैं, फिर अपन वेरिंग फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबने कूलाम का लॉ तो पढ़ा ही होगा अपने बचपन में, पढ़ा है हाँ कि नहीं सर। पढ़ा है, क्या होता है बोलो यस Yes, जल्दी, सर। sir. क्या होता है फटाफट बता दो, कूलाम का सर लॉ एक क्या चार्ज होता को है। मूव करने में जितनी फोर्स लगती है। अरे नहीं यार, मूव नहीं करना है, अभी अपनों को स्टैटिक बात कर रहे हैं ना, तो मूव क्यों कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं ना, तो चार्ज को अपनों को मूव हाँ भी सर। करना है। क्या करना है, चार्ज को 2 पॉइंट पे रख देना है, क्या रखना है, 2 पॉइंट पे रख देना, एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, चलो रख दिया भैया। उनके बीच का फोर्स। यस ये दिख रहा है, 2 पॉइंट सबको दिख रहे हैं, Q1 और हाँ Q2 सर। दिख रहा है, यहाँ पे ओरिजिन लिया है 3 Yes, sir. डायमेंशनल में, तो मैंने Q1 को किसी पॉइंट 1 2 3 पे रख दिया, और Q2 को 3 4 5 पे रख दिया। 3 4 5 क्या है, कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर है दोनों की, क्लियर है सबको। अरे यस 1 सर। 2 3 XYZ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे 3 4 5, तो ताकि मैं दोनों पॉइंट को सेपरेट कर सकूं, इन दोनों पॉइंट पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इसमें भी मैंने प्लस Q2 चार्ज रख दिया, दोनों का आवेश अलग अलग था। अरे समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। Yes, sir. अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो अब क्या है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल फोर्स होगी, कैसे होगी, अगर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है तो क्या होगा, जल्दी बोलो, सर अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, और प्लस क्यू होगा तो क्या होगा, दोनों के ऊपर रिपेल। हाँ रिपल करेगा, यानी कि सेम चार्जेस रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, भाई मैंने किसी को धक्का दे दिया, धक्का दिया तो क्या हुआ, इस Q1 यहाँ पे Q1 ने किसी को धक्का दिया, मतलब आप धक्का देते तो फोर्स लगाते हो ना, तो Q1 फोर्स हाँ लगा सर। रहा है Q2 पे, दिख रहा है सब, यहाँ पे डायरेक्शन हाँ शो कर सर। रहा है R12। ठीक है, तो आपको कूलाम का नियम क्या बोलता है कि जो फोर्स प्रोड्यूस होती है थ्रू दिस Q1 चार्ज to the Q2 charge is given, or it is proportional to the both of charge magnitudes, okay, both of charge magnitude, and the distance which is separated
टू चार्जेस, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दूरी। आर वेक्टर। क्लियर है? यहाँ यस पे सर। यहाँ पे R12 क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो कौन सा वेक्टर है? सर पोजीशन। डिस्टेंस। यस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबको पता है R12 क्या है? यस सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि प्लस ये पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे Q2 पड़ा है, और ये भी पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे Q1 पड़ा है, इसलिए इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, यानी डिस्टेंस वेक्टर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? R12 बराबर, जल्दी बोलो, R2 माइनस R2 माइनस R1। R1। R1 और यूनिट वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हो? उसका मैग्नीट्यूड लेते हो, किसका? R12 का, और डिवाइड कर देते हो। तो आपको क्या जनरेट होके आता है? यूनिट वेक्टर। किसका? अलोंग इन विच डायरेक्शन? एक के R12 डायरेक्शन, जो कि डायरेक्ट कर रहा है Q1 से Q2। फोर्स किस पे लग रही है, बोलो? अरे बोलो। Q2 पर। Q2 पे फोर्स लग रही है, तो आप पोजीशन वेक्टर किसका लोगे? R2 का, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ पे 1 2 3 जब मैंने, या 3 4 5 जब लिखा था ना, तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा था। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग R2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, और R1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे दो पोजिशनल वेक्टर है, एक तो R1 है, दूसरा R2 है। अब जब इनका डिफरेंस क्रिएट होगा, अगर सोचो, अगर फोर्स यहाँ पे Q1 की ओर लगती, डायरेक्शन ऐसा रहता, तो बताओ R वेक्टर कैसे लिखता मैं? जल्दी बोलो। दूसरी तरफ एरो। कैसे कैसे कैसे? एरो तो मुझे दिख R1 गया। माइनस R2। R1 माइनस R2। सबको समझ में आ गया? हाँ यस सर। सर। तो आपको जब भी बोला जाएगा तो आपको ऐसे ही कन्वेंशन फॉलो करना है थ्रू आउट दिस बुक। क्लियर है? और डिस्टेंस यस की सर। क्या रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स। तो यहाँ पे F हाँ बराबर सर। Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन क्या है? कांस्टेंट है। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी, किसी मटेरियल की परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन टू एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। अरे क्लियर है? परमिटिविटी यस। का मतलब क्या है? सर। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा दी किसी चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से, और यहाँ पे मैंने कोई मटेरियल रख दिया। मटेरियल का मतलब एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनीथिंग। अरे समझ में आता है ना? मीडियम, मटेरियल हाँ या सर। यस मीडियम, सर। बात बराबर ही पड़ती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोला कि भाई तू इधर जा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जा रही है, इधर जा रही है, पर यहाँ पे बीच में मटेरियल आ गया। अब वो मटेरियल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी, वो कैसे करेगी? इस एप्सिलॉन नॉट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिशन देगा इसको कि भाई तू अंदर आ जा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? परमिशन गिवन बाय दिस मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एंटर द मटेरियल। अरे क्लियर है? इट इज नोन एज ए परमिटिविटी। अरे क्लियर है? किसी को डाउट है क्या परमिटिविटी के ऊपर? नो नहीं सर। सर। या तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्री स्पेस परमिटिविटी, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग ओनली, वी आर नॉट डीलिंग विथ अदर मटेरियल्स, ओनली वी आर डीलिंग विथ फ्री स्पेस। तो यहाँ फ्री स्पेस का मतलब समझते हो? वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, जिसकी परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहता है, एप्सिलॉन आर। ठीक है सर। पढ़ा है ना सबने? एप्सिलॉन आर और म्यू आर, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। हाँ सर। या तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नोट रहता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो रहती है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, वो 1 रहती है फ्री स्पेस के लिए। दैट्स आर दे आर टेकिंग ओनली फॉर दी फ्री स्पेस। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है? 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं फ्री स्पेस में, वहां लग रहा है। ये सबको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, आगे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो चलो। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, AR12 यूनिट वेक्टर है जो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? सेकंड के ऊपर। यहाँ दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है क्या? हाँ सर। आपको पता कैसे चलेगा फोर्स किस पे लग रहा है? 1 2 को देख के, 1 के कारण 2 पे फोर्स। यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्शन, तो आपको वैसे कन्वेंशन फॉलो करना। नाउ ठीक है। R12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसपे फोर्स लग रहा है माइनस R1। उसके बाद क्या करना है? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेना। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया, पुट करना है यहाँ पे। आर स्क्वायर बिकम R क्यूब और R12। ये समझ में आ रहा है? अब इसको R12 बराबर क्या था? R2 माइनस R1 पुट कर दो यहाँ पे। R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये फोर्स जनरेट हो गई किस पे?
प्लस Q2 चार्ज पे। अरे क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ Yeah. सर। अब देखो as shown in the figure 4.1 the force F21 on Q1 due to Q2 is given by F21। उल्टी फोर्स अगर Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। और उसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा? माइनस में। ऑलवेज पता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर इधर इधर है तो हाँ डायरेक्शन सर। ऐसी है, उधर है तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग माइनस साइन। यहाँ पे AR21 है, यहाँ पे A माइनस AR12 है, तो दोनों में आपको पता होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर माइनस में फोर्स लगेगी, अपोजिट फोर्स लगेगी। किसके वाले पे? Q1 चार्ज पे, Q2 के कारण, है ना? ठीक है सर। या तो ये बता दिया, अगर दो चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, जिसमें F1 की फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, F2 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तब भी ऐसे ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन आपको पता है। पॉजिटिव नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा। अरे समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं ठीक है लाइक सर। चार्ज अट्रैक्ट और लाइक चार्ज रिपेल। लाइक मतलब सेम चार्जेस और यस अनलाइक सर। मतलब अपोजिट चार्जेस। ओके, नाउ अलग अलग